नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। करंट अफेयर डेली डिटेल एनालिसिस एडिटोरियल के सब्जेक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम करंट आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, यारों में, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो आइए आज का हम टॉपिक देखते हैं, तीव्र रेडियो प्रस्फोट या फास्ट रेडियो बर्स्ट। तीव्र रेडियो प्रस्फोट, तीव्र रेडियो प्रस्फोट। दोस्तों, इसका जो हम पढ़ाते हैं, इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा और कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल भी मिलेगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं ये क्या है तीव्र रेडियो प्रस्फोट, फास्ट रेडियो बर्स्ट बोलते हैं इंग्लिश में। यह जो है, सबसे पहले इसकी न्यूज़ तो जान लीजिए। न्यूज़ क्या है? यह एक कनाडा की संस्था है, कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? एक टेलीस्कोप है जिसको काइम भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्या है? काइम, CHIME है ना। ये क्या है? कनाडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। ये काइम, ये संस्था जो है इसकी यह फालबी की खोज की है। पहली बार इसको इस टेलीग्राम के माध्यम से, इस टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया है। तो अब देखते हैं तीव्र रेडियो प्रस्फोट जो है यह क्या है। यह रेडियो तरंगों का एक स्पेक्ट्रम है जो हाई इंटेंसिटी, बहुत तीव्रता से जो है प्रस्फुटित होता है, या आप प्रदीप्ति मीन्स एक ज्वाला या ऊर्जा, प्रकाश अति न्यून टाइम के लिए देता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं, ये क्या है? तीव्र रेडियो प्रस्फोट। ये जो है प्रस्फोट जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है जो रेडियो बैंड का होता है, और ये जो है कुछ मिली सेकंड के लिए होता है। ये हमारी गैलेक्सी में भी होता है, इवन गैलेक्सी से बाहर भी जो है ये ब्रह्मांड में भी होता है। ठीक दोस्तों, अब जो है ये ब्रह्मांड के विभिन्न और दूरस्थ हिस्सों में भी होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये हम महत्वपूर्ण क्यों है तीव्र रेडियो प्रस्फोट? इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह अपने यूनिवर्स ब्रह्मांड में और अपनी गैलेक्सी में तारों के अध्ययन के लिए, उनकी उत्पत्ति के लिए और ब्रह्मांड के विकास के लिए, ये महत्व के अध्ययन के लिए इसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है और ये क्यों अति सूक्ष्म समय के लिए ही होती है। ठीक दोस्तों, ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं काइम क्या है। काइम मतलब कनाडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैग्निफिकेशन एक्सपेरिमेंट है ना। तो ये क्या है दोस्तों? ये जो है एक स्टैटिक रेडियो दूरबीन है जो आकाश के आधे भाग में दिन भर में 24 घंटे में ये आकाश के कितने 1/2 मतलब कि हाफ भाग में पूरे इस आकाश का एक बार में अवलोकन करता है। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका। अगला हम लेते हैं कि ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है राजद्रोह सजेशन लॉ है ना। ये राजद्रोह क्या है? अक्सर न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में जान एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजद्रोह कानून। राजद्रोह कानून, सेडिशन लॉ है ना, सेडिशन लॉ। ये क्या है दोस्तों? है ना, ये जो है सेडिशन लॉ, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लीजिए। ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह के आरोप को खारिज कर दिया
कि उसके खिलाफ गया था कि ये पत्रकार राजद्रोह के आरोपी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसका बहुत सारी सिविल सोसाइटी ने स्वागत किया है कि ये तो एक अच्छी पहल। तो अब जान लेते हैं, क्योंकि बार बार जो है राजद्रोह आता रहता है। तो राजद्रोह सबसे पहले जान लीजिए राजद्रोह है क्या। ऐसा यह राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A में मेंशन किया गया है, ठीक है। ये 100 आईपीसी की धारा की धारा 124A में है ना। ये 124A क्या है दोस्तों, इसी में इसको मेंशन किया गया है, बताया गया है कि ये अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में या संकेत के रूप में या मौखिक रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करता या पैदा करने का प्रयास करता है जो सरकार के खिलाफ, तो वो किस में आता है, राजद्रोह के केस में आता है। अगर इससे अविद्यम वैमनस्य और शत्रुता भी अगर शामिल है तो इसको भी बोलते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया इसकी परिभाषा जो इसमें शामिल है। इसके लिए दंड क्या क्या मिल सकता है, इसके लिए दंड मिलता है 3 साल से लेकर के आजीवन उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है, उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और उसको नौकरी से, सरकारी नौकरी से प्राप्त करने से वंचित भी किया जा सकता है। ये राजद्रोह का दंड निर्धारित किए गए हैं, ठीक दोस्तों। अब थोड़ा सा इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं, ये क्या है कैसे है। तो सबसे पहले राजद्रोह जो सबसे पहले आया था वो इसका हिस्टोरिकल में देखते हैं, तो ये 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था, यह इंग्लैंड में सबसे पहले आया था। वो भी इंग्लैंड में तब आया था जब वहाँ के एमपी ये इस बात का समर्थन करते थे कि राजशाही और सांसदों को, मतलब कि सरकार को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि जनता इसका विरोध न करे राजशाही का। तो इस चीज़ को दबाने के लिए ये सबसे पहले राजद्रोह का कानून इंग्लैंड में लाया गया था। अब भारत में ये जो है 1870 में शामिल किया गया। 1870 में ये भारत में सबसे पहले इसको कानून में शामिल किया गया दोस्तों। और 1897 में पहला इसके तहत पहली केस दर्ज किया गया। वो केस कब किसके खिलाफ दर्ज किया, पहला केस ने फर्स्ट केस दर्ज किया गया। ये केस जो थी वह बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ थी, उनके एक भाषण के खिलाफ। उन्होंने एक भाषण दिया था और उसी के केस में ये था बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद फिर जो है ये इन्हीं के बाल गंगाधर तिलक के ही खिलाफ एक बार फिर केस लगाया गया। वो था दोस्तों ये 1908 में, ठीक ना, 1908 में फिर जो है इन्होंने अपने लेख केसरी में एक लेख लिखा था, उसी के खिलाफ जो है फिर इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। महात्मा गांधी पर भी इसके तहत केस चलाया गया था। यंग इंडिया में महात्मा गांधी इन्होंने यंग इंडिया, इनकी पत्रिका यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया में एक लेख लिखे थे, उसी के संदर्भ में जो है इनके ऊपर भी लगाया गया था इसका। और भी अपने स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये लगाए गए हैं। ये क्यों लगाए, ये जो है ब्रिटिश सरकार लाई भी थी इस कानून को स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने के लिए और उनको सजा देने के लिए, इस उद्देश्य भी था ब्रिटिश सरकार को लाने के लिए। अब मुद्दा आता है कि भाई इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो सरकार बोलती है राजद्रोह कानून अभी होना चाहिए, खासकर बीजेपी सरकार, खासकर बीजेपी क्या सारी सरकारें इस बात का समर्थन करती, चाहे बीजेपी ले लीजिए या कांग्रेस इससे पूर्व भी ले लीजिए, है ना। तो ये सबसे इसके समर्थन करती रहीं। यह क्यों करती हैं, इसका भी वजह सरकार नहीं आप कहिए, हमेशा आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में सरकार की इस आलोचना पार्टी वाइज कभी नहीं करिएगा। आप जो है वो तथ्य के आधार पे या सरकारी संस्थाओं के आधार पर करिएगा। तो इसलिए भी ये प्रासंगिक है कि ये जो है लॉ कमीशन, ठीक है, लॉ कमीशन मतलब कि कानून आयोग, है ना, लॉ कमीशन, ठीक है, लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में भी इस बात का समर्थन किया है कि यह राजद्रोह का कानून होना चाहिए। देश में जो व्यवस्था या ऐसा विदेशी के खिलाफ होने के कार्य जो है इसने भी इस बात का समर्थन किया है। तो इस आधार पर सरकार कोई भी हो अगर ऐसा बोला है तो किया जा सकता है ना। अब क्या
अच्छा, इसके अलावा और भी इसकी क्या क्या प्रासंगिकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता, वाक या व्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसमें भी ये कहा गया है कि उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके 19 आर्टिकल 19(2) ठीक है, इसका 19(2) के तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो किस आधार पर हो सकता है, वो जो है एकता और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, राज्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए और विदेशी सरकारों के से रिश्ते बनाए रखने के संदर्भ में जो है क्या किया जा सकता है, वाक्य एवं व्यक्ति पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। इससे भी ये प्रासंगिक है इस संदर्भ में भी। ठीक दोस्त, इसके बाद ये देख लेते हैं कि ये अगर प्रासंगिक है तो इसका भी ये क्या होता है, मतलब कि आलोचना क्यों होती है भाई, ये इतना प्रासंगिक है। तो आलोचना का भी इसका एक वाजिब वजह है, क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है कि यह उपनिवेशिक सरकार का क्या है, आलोचना को अगर देखा जाए इसका दोस्तों, ठीक, तो आलोचना के भी कुछ बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है दोस्तों कि यह उपनिवेशिक सरकार जो थी उसका एक पहचान है। उपनिवेशिक सरकार के द्वारा लाया गया था, यह पहचान है स्वतंत्रता सेनानियों को, बातों को, आवाज़ को दबाने के लिए, दमन करने के लिए, कुचलने के लिए। तो पहली पॉइंट तो ये हो गई। दूसरी बात कि वह कानून जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बात अभिव्यक्ति को दबाने के लिए लाया गया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत सारे लोगों पर यह कानून लगाया गया और वो भी आज प्रासंगिक है। ठीक दोस्तों, ये है जो है उसकी याद भी दिलाता है। दूसरी बात, इस आधार पर भी इसका आलोचना होता है कि ये जो है संविधान के जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको भी ये क्या कहता है, बाधित करता है। दूसरी बात कि संविधान, भारत का जो संविधान सभा थी उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था, सभा भी, कि ये जो है वाक अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता लोगों की आवाज़ को दबाने का काम करेगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की बीच बीच में अवहेलना भी होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने केदार सिंह बनाम भारत राज्य मामले में यह बात भी कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा फैलाने या मंशा, अगर उसकी प्रवृत्ति हिंसा फैलाने या कानून व्यवस्था गड़बड़ी करना नहीं है, तो उसके वाक्य एवं व्यक्ति या ऐसा कोई बोल देता है तो उस पर जो है राजद्रोह का कानून नहीं लगाया जा सकता है। जबकि इस बात का अवहेलना की जाती है, सरकार जो है ऐसे व्यक्ति के ऊपर आसानी लगा देती है, ऐसा नहीं होने पर भी। तो ये भी इसका वो है दोस्तों। दूसरी बात, ये जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के ये भी खिलाफ है। ठीक दोस्तों, मूल्यों के खिलाफ है। अब प्रजातंत्र, प्रजा मतलब लोगों का तंत्र है और लोगों को ही बोलने से वंचित कर दिया जाए तो उससे भी ये क्या है, उसके विपरीत है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हुई। अभी इसका तो अब एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि इससे संबंधित और भी चर्चित मुद्दे क्या हैं ना। चर्चित मुद्दे हम कुछ देख लेते हैं, है ना। ये सब आपके मेंस में लिखने में काफ़ी मदद करेगा, चाहे वो पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप ये सब ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ आप ज़रूर एक बार पढ़िएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में, पॉइंट टू पॉइंट, एकदम आसान छोटे छोटे कंसाइज फॉर्म में हमने मेहनत से तैयार किया है। आप वहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पे, चाहे पर्सनल मेल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी दिया उस पर कर दीजिएगा, या तो आप जो है यूट्यूब पे कमेंट भी कर दीजिएगा। लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा इसकी वीडियो, बहुत ही अच्छा हमने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों। तो अगर चर्चित मुद्दे देखा जाए तो पहला जो ऐसा कि आपने बाल गंगाधर तिलक का 1997 का देख ही लिया। उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता पर के समय केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार, ये 1962 का मामला है और 1962 का केदारनाथ है ना, केदारनाथ मामला है। इसमें केदारनाथ नामक व्यक्ति ने जो है सरकार के खिलाफ जो है भाषण दिए थे, इस आधार पे इनके ऊपर लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनके मामले में ये बात बोला था,
ये पहला मुकदमा था और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है लिखित रूप से या मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से या चित्रात्मक रूप से अगर ऐसा वैमनस्य फैलाने के लिए, हिंसा फैलाने के उद्देश्य से ऐसा कोई सरकार के खिलाफ कार्यवाही कार्य करता है तो वह जो है इसके खिलाफ दोषपूर्ण सिद्ध माना जाएगा। ये बात थी। उसके बाद जो है 2012 का एक देख लीजिए, एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेंस में काम आएंगे लिखने में। 2012 का था, ये जो है असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र सरकार का केस है। ये क्या थे, एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट और कार्यकर्ता थे और इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी एक कार्टून छापा था। इस आधार पे जो है इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा करके गिरफ्तार किया गया था। ये मामला था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है इन मुद्दों को देखा दोस्तों। अब देख लीजिए कि ये हो गया, अब आगे क्या करना चाहिए। आगे जैसा कि आप समझ सकते हैं क्या करना चाहिए। आगे के लिए किया जा सकता है कि न्यायपालिका इसको समाप्त कर देना चाहिए। ये भी है क्योंकि युक्त निबंधन के लिए अन्य प्रावधान भी हमारे आईपीसी में या सीआरपीसी में निश्चित किए गए हैं। संविधान में भी इस बात का उल्लेख है, इसलिए इस ऐसे कानून को समाप्त कर देना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भूमिका को क्या करना चाहिए, अग्रसारित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। न्यायपालिका ऐसे मुद्दों को देखे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ये आज का मतलब कि ये मुद्दा हो गया, ये मतलब कि ये ख़त्म हुआ राजद्रोह का कानून। अब अगला एक और टॉपिक देख लेते हैं। ये है कि अभी सरकार ने कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं या इंटरनेट की जिनके पास सुविधा नहीं है या ऐसे भी डिजिटल जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं, उनके लिए जो है सरकार जो है ऐसे बच्चों को आंकड़ा जुटाने के लिए एक ऑनलाइन जो है एक सर्वे चला रही है या आप मॉड्यूल बोल सकते हैं, जारी की है, तैयारी की है। तो कौन करेगी सबसे पहले दोस्तों, हाँ, विद्यालय न जाने वाले बच्चों का सर्वे है ना, बच्चों का ऑनलाइन सर्वे है। मतलब सर्वे है तो आज कोविड के इस दौर में सामान्यतः ऑनलाइन ही चलेगा, ऑफलाइन तो चलने का ज़्यादा कोई सवाल है नहीं, है ना दोस्तों। तो सबसे इस सर्वे को कौन कंडक्ट करा रही, इस सर्वे को जो है शिक्षा मंत्रालय करा रही, सिंपल सी बात है। इसके लिए प्रबंध पोर्टल है दोस्तों, प्रबंध, ठीक है, प्रबंध पोर्टल है। ये क्या, प्रबंध पोर्टल, इस प्रबंध पोर्टल पर, ठीक दोस्तों, प्रबंध पोर्टल पर जो है सारे सर्वे या आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा, ये है, और मैपिंग किया जाएगा, मतलब कि प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मैपिंग की जाएगी जो एकत्रित डाटा होंगे। ये हो गया दोस्तों। इसमें दो चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा, जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं और दूसरा जो है 16 साल से 18 साल के बच्चे हैं। 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए सर्वे कंडक्ट करके उनको जो है आयु उपयुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा 18 साल जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये अब प्रबंध पोर्टल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रबंध पोर्टल क्या है। ये जो है प्रबंध पोर्टल शिक्षा के से संबंध में परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धि तथा डेटा हैंडलिंग सिस्टम के लिए इसको बनाया गया है दोस्तों। इसका अनुमोदन विज्ञप्ति वित्तीय स्थिति के संबंध में ये जो है प्रणाली पारदर्शिता और सटीकता को बताती है, स्पष्ट करती। सिंपल सी बात है यार, अगर पोर्टल होगा इतना सारे काम करेगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो अभियान किया जा रहा है सर्वे, ये किसके तहत किया जा रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत। तो समग्र शिक्षा अभियान को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या समग्र शिक्षा अभियान जो है ये शिक्षा पूर्व स्कूल से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसको जो है एक सामूहिक योजना है। और दूसरी बात जो है इसके तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत या समग्र शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की 3 योजनाओं को शामिल करके समग्र शिक्षा योजना बनाई गई है। दूसरी बात, इसमें एक टी शब्द को जो दिया गया उस टी का 2 मतलब हुआ, टीचर्स और टेक्नोलॉजी। टीचर्स विथ टेक्नोलॉजी, टीचर्स के जो होंगे वो टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे। ये इस बात को इसमें प्रबल रूप से फोकस किया गया है समग्र शिक्षा में। ठीक दोस्तों,
अगला है डिजिटल शिक्षा पर जोर। अब देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा। उसके लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को शुरू किया गया है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद शगुन जैसा एक पोर्टल शुरू किया गया है जिस पे बच्चे जो है आसानी से क्लासेस ले सकते हैं। और उसके बाद स्कूलों में ICT के बुनियादी ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के कोशिश की जा रही है इनके माध्यम से दोस्तों। अब थोड़ा सा और भी देख लीजिए, क्योंकि आज के डेट में कोविड के समय एक चीज़ महत्वपूर्ण हो गया कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, खासकर पढ़ाई तो बिल्कुल ही ऑनलाइन पे सरकार फोकस कर रही है, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल जाना संभव नहीं है और साल भर से ऊपर हो चुका है। बच्चों की स्कूल बंद है, भविष्य में भी अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि थर्ड वेव आने की संभावना पहले से ही सरकार के द्वारा प्रकट कर दी गई है और सितंबर अक्टूबर में आने की संभावना है। तो दोस्तों हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो है अन्य महत्वपूर्ण योजना में क्या क्या है, वो है प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम है। ये प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम एक मल्टी मोड एक्सेस कार्यक्रम है, इनके रूप में शुरुआत की गई थी जो डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा दोस्तों है स्टडी वेब आप है एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंडसेट, जिसको आप स्वयं भी बोलते हैं, स्वयं बहुत अच्छा आप जानते होंगे। ये क्या है, प्रत्येक सस्ती कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्रदान करने के लिए स्वयं पोर्टल की शुरुआत की गई। स्वयं के माध्यम से कोई भी बच्चा जो हाई मतलब कि माध्यमिक से लेकर के वो उच्चतर शिक्षा तक की अगर पढ़ाई करना चाहता है, इवन वो जो है मास्टर और PhD तक करता है, तो उसको भी इस पर ऑनलाइन वो कक्षा कार्यक्रम प्राप्त कर सकता है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बहुत सारे स्कॉलर के माध्यम से। बहुत ही अच्छा ये पोर्टल है स्वयं। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन शगुन को शुरू किया गया है ना। शगुन क्या है, ये जो है एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन है, ये स्कूली शिक्षा के लिए है। ठीक दोस्तों, अब अगला भी देख लीजिए UDISC है जो शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है। जिला सूचना प्रणाली जैसा कि आप MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस के मामले में सुने होंगे, तो ऐसे ही ये जिला सूचना प्रणाली है जिसके माध्यम से जो है जिले के सभी शिक्षण स्कूली शिक्षा प्रबंधन सूचना जैसे समस्त गतिविधियों के लिए एक प्रबंधनात्मक एक इंफॉर्मेशन सूचना है। क्या है उसका नाम, एकीकृत जिला सूचना प्रणाली दोस्तों। नेक्स्ट है निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा जो है जैसा कि आप जानते होंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम निष्ठा है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के। ये है दोस्तों। अगला है इक्विप क्या है दोस्तों, इक्विप जो है शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम है। नामों को आप विशेष ध्यान सुना करिए, शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम इक्विप बोलते हैं। ये है दोस्तों इक्विप। ठीक, इक्विप है, ये क्या है, ये जो है शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम है। अगला है रूसा दोस्तों, रूसा ठीक ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है दोस्तों। ये क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर मतलब कि आप इंटर के बाद की पढ़ाई को आप क्या बोलते हैं, उच्चतर बोलते हैं, उच्चतर शिक्षा ठीक है, उच्चतर शिक्षा अभियान है ये। इसके माध्यम से उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें महिलाओं को या लैंगिक समानता की भी फोकस किया गया है, उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा पूरा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसकी PDF अवश्य प्राप्त कर लीजिएगा YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके, या तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोगी सिविल सर्विस के नाम से आप सर्च करिएगा, वहाँ दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और YouTube चैनल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।